दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। रात बहुत शांत थी, लेकिन मेरे अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जिसकी आवाज़ सिर्फ मैं सुन पा रही थी। रायजादा हाउस की ऊंची बालकनी में मैं आसमान को देख रही थी। हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी और उंगलियां लगातार कांप रही थी। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने इस घर में हर ताना, हर तिरस्कार, हर कटाक्ष बिना जवाब दिए सहा था। हर त्योहार मेरे लिए अधूरा होता क्योंकि रिश्तेदारों की मुस्कान के पीछे एक ही सवाल छिपा होता था, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। मैं मुस्कुरा देती थी जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को तकिए में चेहरा छुपा कर रोती थी। मुझे लगता था कि शायद सच में मुझ में ही कमी है। मैंने मंदिरों में माथा टेका, व्रत रखे, दवाइयाँ ली, खुद को दोष दिया, यहाँ तक कि आईने में देखना भी कम कर दिया था क्योंकि अपनी आंखों में मुझे असफलता दिखाई देती थी। लेकिन आज जो कागज मेरे हाथ में था उसने मेरी 5 साल की चुप्पी तोड़ दी थी। उसमें साफ लिखा था कि मैं 7 हफ्ते की गर्भवती हूँ। मेरी कोख सूनी नहीं थी, मैं अधूरी नहीं थी, मैं माँ बनने वाली थी। उसी एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बुझ चुकी सारी रोशनी फिर से जल उठी हो। मैं दौड़कर राघव को बताना चाहती थी कि हमारा इंतजार खत्म हो गया है, कि अब कोई मुझे बांझ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, कि मैंने जो हर आंसू चुपचाप पिया था उसका जवाब मिल गया है। लेकिन जैसे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मेरे कानों में वही शब्द गूंज उठे जो कुछ महीने पहले उसने कहे थे, मुझे वारिस चाहिए साक्षी, अगर तुम नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा फैसला लेना पड़ेगा। उस रात उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं, सिर्फ वंश की चिंता थी। और फिर उसने सच में दूसरा फैसला ले लिया था। जिस शाम वह निधि को घर लेकर आया था, मेरी दुनिया सच में रुक गई थी। उसने सबके सामने कहा था कि अब से निधि भी इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी। शब्द सीधे नहीं बोले गए थे, लेकिन मतलब साफ था। मैं पर्याप्त नहीं थी। उस दिन मैंने भी अपने भीतर को टूटते हुए महसूस किया था। आज उसी टूटे हुए दिल के साथ मैं हॉल में पहुंची। राघव और निधि सोफे पर बैठे हंस रहे थे। मुझे देखते ही राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसने झुंझलाकर पूछा कि अब क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रिपोर्ट उसके सामने रख दी। उसने लापरवाही से कागज उठाया, लेकिन जैसे ही बढ़ा उसकी आंखें फैल गई। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, क्या ये सच है? मैंने सिर हिलाया। उस पर मेरे अंदर अजीब सा सुकून था, जैसे मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन निधि तुरंत बोल उठी, आजकल ऐसी रिपोर्ट बनवाना मुश्किल नहीं है। उसकी आवाज में शक नहीं, डर था। मैंने उसकी तरफ देखकर पहली बार बिना डरे कहा कि झूठ कागज पर लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे भीतर जो धड़क रहा है वो झूठ नहीं हो सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि ये बच्चा उसका वारिस है। उसके शब्दों में अचानक अपनापन आ गया, जैसे मैं नहीं, सिर्फ मेरा गर्व उसके लिए मायने रखता था। उस पल मुझे समझ आया कि मैं 5 साल किस भ्रम में जी रही थी। उसे मुझसे नहीं, मेरे जरिए मिलने वाले वारिस से प्यार था। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा कि जब मैं उसकी पत्नी थी तब उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया। आज मैं सिर्फ इस बच्चे की माँ हूँ और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों ने उसे चुप करा दिया। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं इस तरह जवाब दूंगी। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते आंसू रुक नहीं पाए, लेकिन इस बार उन आंसू में बेबसी नहीं थी, एक अजीब सा साहस था। मैंने अलमारी खोली और छोटा सा बैग निकाला। कपड़े समेटते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल अड़िग था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन मेरे भीतर एक नई शुरुआत की आहट थी। मैंने अपने पुराने घर पहुंची और वहां बचपन बीता था। जंग लगा ताला देखकर पल भर को लगा कि क्या सच में मैं सब छोड़ आई हूँ। लेकिन फिर पेट पर हाथ रखा हुआ खुद से कहा, अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। ताला तोड़कर अंदर गई तो धूल, जाले और सन्नाटा मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन वहां ताने नहीं थे, तुलना नहीं थी, कोई मुझे अधूरी कहने वाला नहीं था। मैंने खिड़कियां खोली तो धूप अंदर आई और कमरे में रोशनी फैल गई। लगा जैसे जिंदगी ने मेरी फैसले को स्वीकार कर लिया हो। अगले ही दिन मैंने सिलाई का काम, पुराना काम फिर से शुरू किया। पड़ोस की औरतें कपड़े देने आने लगी। कुछ लोग पूछते कि अचानक यहाँ क्यों आ गई हो, लेकिन मैं मुस्कुरा देती। सच बताने की जरूरत मुझे अब किसी को नहीं थी। शाम को जब थका कर बैठती तो पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। उसे बताती कि उसकी माँ कमजोर नहीं है, कि हमने किसी के सहारे के बिना जीना चुना है।
कि वो मेरे लिए किसी वंश का वारिस नहीं बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। कभी कभी डर भी लगता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर खुद को याद दिलाती कि जिस औरत ने 5 साल अपमान सहकर भी टूटने नहीं दिया, वो अपने बच्चे के लिए पहाड़ भी ला सकती है। रात को जब नींद नहीं आती तो मैं भविष्य के सपने बुनती। छोटा सा घर, दीवारों पर रंगीन चित्र, मेरे बच्चे की हंसी की गूंज। मुझे नहीं पता था कि राघव अब क्या सोच रहा होगा, मुझे पछतावा है या नहीं, लेकिन अभी जानना जरूरी भी नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में ले ली थी और इस बार मैंने किसी को यह हक नहीं देने का फैसला किया था वो मुझे अधूरा कह सके। मेरे भीतर जो धड़क रहा था वही मेरी ताकत था, वही मेरी पहचान था, और उसी के साथ मैंने एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी नई जिंदगी सच में शुरू हुई थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरा पेट हल्का सा उभार लेने लगा था। हर सुबह उल्टियों के साथ खुलती थी, शरीर थक जाता था, कमर दर्द करती थी, कभी कभी तेज चक्कर आते थे। फिर भी मैं सिलाई मशीन के आगे बैठ जाती क्योंकि मुझे पता था कि अब रुकना मतलब हार मान लेना होगा। कई बार सुई उंगली में चुभ जाती और खून की हल्की सी बूंद निकल आती तो मैं मुस्कुराती और पेट पर ताला रख कर कहती, देखो तुम्हारी माँ इतनी भी कमजोर नहीं है। मोहल्ले की कुछ औरतें दया भरी नजरों से देखती, कुछ फुसफुसाती कि इतनी बड़ी हवेली छोड़कर यहाँ क्यों आ गई, लेकिन शब्द मुझे चुभते नहीं थे। मैंने दर्द सहने की आदत नहीं, दर्द को बदलने की ताकत सीख ली थी। 5वें महीने में पहली बार मैंने तुम्हारी हल्की सी हलचल महसूस की। मैंने मशीन पर झुकी कि अचानक पेट में जैसे किसी ने देर से दस्तक दी हो। मैं घबरा गई, फिर तुरंत हंसी और फिर रो भी पड़ी। उस दिन मैंने काम जल्दी बंद कर दिया और देर तक बिस्तर पर लेटी रही, तुम्हारी हर हलचल को महसूस करती रही। उसे एक एहसास ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो, हर सांस में, हर डर में, हर उम्मीद में। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई ग्राहक होगा, पर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें आज घमंड नहीं, बेचैनी थी। कुछ पल हम दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। उसने धीमे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला, बस उतना ही कि शब्द अंदर आ सके, इंसान नहीं। उसने बताया कि घर में सबको सच्चाई पता चल गई है। डॉक्टर से रिपोर्ट की पुष्टि हो चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने कहा कि वह मुझे और बच्चे को वापस ले जाना चाहता है, कि रायजादा परिवार का वारिस वहीं पलेगा जहां उसका नाम है। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। एक समय था जब उसके एक एक शब्द के लिए मैं तरसती थी, लेकिन आज उसकी हर बात मुझे अजनबी लग रही थी। मैंने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं मां नहीं बन पाती तो क्या तब भी तुम मेरी गलती का एहसास होता? वह चुप हो गया। उसकी चुप्पी उसका जवाब थी। उसने हाथ जोड़ दिया, कहा कि वह बदल गया है, उसे मेरी जरूरत है। मैंने पहली बार बिना आंसुओं के कहा, तुम्हें मेरी नहीं, अपने नाम की जरूरत है। मेरे शब्दों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने उसे बताया कि बच्चा किसी खानदान की मोहर नहीं, मेरे आत्मसम्मान की धड़कन है। अगर उसे पिता बनना है तो पहले इंसान बनना सीखे। वह देर तक खड़ा रहा, फिर धीमे कदमों से चला गया। दरवाजा बंद करते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपे। उस रात मैंने बहुत सोचा, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या बच्चे को पिता का नाम नहीं मिलना चाहिए? लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो दिन जब उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया गया था, जब मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया था। मैंने तय किया कि मेरा बच्चा दया मजबूरी में मिले रिश्ते पर नहीं पलेगा। 7वें महीने में डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, काम कम करना पड़ेगा। पैसों की चिंता होने लगी। मैंने अपनी कुछ पुरानी किताबें, छोटे मोटे सामान बेच दिए। हर बार कुछ बेचते हुए दिल में टीस उठती, लेकिन फिर पेट पर हाथ रखकर खुद को समझा लेती कि ये सौदा हार नहीं, भविष्य का है। कभी कभी रात को डर घेर लेता, अगर प्रसव के समय कोई साथ न हुआ तो। लेकिन पड़ोस की शांता आंटी ने एक दिन आकर मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस दिन पहली बार लगा कि रिश्ते खून से नहीं, संवेदना से बनते हैं। 9वां महीना शुरू हुआ तो हर कदम भारी लगने लगा। सांस फूलती, नींद अधूरी रहती। एक रात अचानक तेज दर्द उठा, लगा जैसे शरीर के 2 हिस्सों में बट रहा हो।